हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSC क्लासेस। आप सभी का हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज चला रहे हैं। इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने का प्रॉमिस किया था, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं बेटा, तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको बीएससी के सभी चीज़ों के बारे में अपडेट्स मिलेंगी। बीएससी से रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बीएससी से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली है। जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री तो मैं ही डील कर रही हूँ पूरी। इसके अलावा जल्दी ही आपको फिजिक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अभी तक जिस भी बच्चे ने लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ्स हैं, वो पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। जितनी भी पीडीएफ्स हैं क्लास की, वो सारी पीडीएफ आपको क्लास की वहाँ पे मिलेंगी। बेटा, 4th सेमेस्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक यूनिट के, वो सब करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है और मैं करवा भी रही हूँ। हमने एनएमआर की स्पेशल क्लास लेकर आई थी, और आज जो हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं बेटा, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आज की क्लास मास स्पेक्ट्रोमेट्री की सबसे ज्यादा स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये कर लिया बेटा, तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक बार नोट्स रीड करना रह जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। आप इनको छोड़ के जाने की गलती मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की सबसे स्पेशल क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, एंड डिफाइन द मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। बेटा, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और मे भी तुम्हारे एग्जाम में मैकलेफर्टी से सवाल आ जाए। तो सबसे पहली बात तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया बता दो जरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है, और जो हमारे पास मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट है उसको भी तुम एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर किसी के आगे मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द का यूज किया। पहली बार बेटा मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रही हूँ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो गलती से भी मास को स्पेक्ट्रोस्कोपी मत बोलना, वो गलत होता है। मास हमेशा स्पेक्ट्रोमेट्री में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे, जितनी भी अभी तक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, उन सब में हम किसी ना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, IR में आप IR वेव यूज कर रहे थे, NMR में आप रेडियो वेव यूज कर रहे थे, UV में आप UV रेज यूज कर रहे थे। मतलब हर टाइप के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज कर रहे थे। जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं बच्चा, तब तक हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज ना करके, हम अगर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, एज एन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज नहीं कर रहे हैं जहां पे, उस चीज को तब हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई दिस इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, नॉट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो होता क्या है, प्रिंसिपल देखते हैं मास का। प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक। ऑब्वियसली एक एनालिटिकल टेक्निक होती है विच इज यूज टू मेजर द मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो को बेटा हम मास अपॉन m/z लिखते हैं। ऊपर लिखेंगे हम मास की प्रॉपर्ली कितना मास है, नीचे लिखेंगे चार्ज, यानी कि उस पर कितना चार्ज लगा हुआ है। तो बेटा, ये आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक तरीके की एनालिटिकल टेक्निक होती है जो मेजर करती है आपके मास टू चार्ज रेशियो को। और किसके मास टू चार्ज रेशियो? आयंस के मास टू चार्ज रेशियो को। ये बहुत जरूरी बात है, मास टू चार्ज रेशियो आयंस के बारे में बताती है। दूसरी चीज, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कभी भी किसी न्यूट्रल एटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, कभी भी किसी भी रेडिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। याद रखना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कभी भी किसी न्यूट्रल एटम को या कभी भी किसी रेडिकल को कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगी।
ठीक। उसके बाद देखो, इट वर्क्स बाय आयनाइजिंग केमिकल कंपाउंड्स टू जनरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये कैसे काम करती है मैम? ये कंपाउंड्स को आयनाइज करती है पहले, यानी गैसियस एटम में होंगे, गैसियस एटम से पहले वो आयनाइज होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही मैम वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उन मॉलिक्यूल्स का हम फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे, मैं आगे बताऊंगी कैसे टूटेंगे। एंड देन मेजरिंग देयर मास टू चार्ज रेशियो, फिर जैसे ही मैम वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे हम तुरंत उनके मास टू चार्ज रेशियो को क्या करेंगे मैम? हम मेजर कर लेंगे। अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो कौन कौन से स्टेप्स, बहुत सारे बेसिक स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप आपका है आयोनाइजेशन, यानी कि हम सबसे पहले अपने एटम को क्या करेंगे मैम? सबसे पहले आप अपने एटम को आयनाइज करोगे, उनका आयनाइजेशन करवाएंगे। आयनाइजेशन के बाद बेटा हम एक्सेलरेशन करवाते हैं। ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है। तो देखो आयनाइजेशन में क्या होता है, द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू आयंस। आपका जो पहले सैंपल होगा वो एक गैसियस या फिर तुम कह सकते हो कि एटम फॉर्म में होगा, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के फॉर्म में, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में, ऑफन बाय मेथड्स लाइक इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट और इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन। और इसके लिए जिस मेथड का यूज करते हैं, यानी कि एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, एटम के आयनाइजेशन के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं बच्चा, वो मेथड है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या फिर इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन। किसी भी इन दोनों में से मेथड का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन के बाद हम जिसका यूज करते हैं दैट इज योर एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या, द आयंस, जो आयंस हमारे पास बन गए थे वही आयंस आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये जो आयंस इस मेथड में बने थे उन आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है। सो दे ऑल हैव सिमिलर काइनेटिक एनर्जी, ताकि उन सभी आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो सके। समझ आया? सबसे पहले हमें एटम के फॉर्म में दिए होंगे, हम एटम का कोई काम नहीं कर सकते, हम एटम को पहले आयनाइज करके उनको आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हमारे पास वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे हम वहाँ पे यूज करेंगे एक्सेलरेशन मेथड, जहाँ से उन सभी को एक्सेलरेट कर देंगे ताकि उन सभी की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाए। ये दो चीजें हमने करी। फिर देखो क्या करना होगा, फिर मैम जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, दैट इज डिफ्लेक्शन। भाई डिफ्लेक्शन क्या होता है? द आयंस पास थ्रू अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो आयंस हैं उनको पास किया जाता है एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, विच डिफ्लेक्ट्स देम बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। डिफ्लेक्ट का मतलब है अलग करता है, जो उनको उनके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग अलग करता है। जैसे कि मान लो कोई एटम है जिसका मास टू चार्ज रेशियो कुछ और है, कोई दूसरा एटम है जिसका मास टू चार्ज रेशियो कुछ और है, फिर कोई तीसरा एटम है, तो ये क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन के थ्रू हम बेटा हर एक एटम को उनके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग करने का काम करते हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं। लाइटर आयंस और आयंस विद अ हायर चार्ज और डिफ्लेक्शन मोड, मतलब ये है कि जितने भी लाइट आयन होते हैं, यानी कि जितने जिनका मास टू चार्ज रेशियो कम होता है वो कम डिफ्लेक्ट होते हैं, और जितने हैवियर आयन होते हैं जिनका मास टू चार्ज रेशियो काफी ज्यादा होता है वो उतने ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है बेटा डिटेक्शन। फोर्थ पॉइंट वी आर हैविंग इज डिटेक्शन। देखो डिटेक्शन में क्या होता है, द आयंस हिट अ डिटेक्टर। जो आयंस है वो धीरे धीरे डिटेक्टर के पास जाते हैं, डिटेक्टर एक सिग्नल को जनरेट कर देता है। आयंस धीरे धीरे डिटेक्टर के पास गए और डिटेक्टर ने क्या किया मैम, डिटेक्टर ने एक सिग्नल को जनरेट कर दिया। फिर देखो क्या हुआ, द टाइम और पोजीशन एट विच दे अराइव, एक ऐसा टाइम और पोजीशन जहां पे ये अराइव होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इनकी m/z वैल्यू हमें मिल जाती है। और जैसे ही m/z में वैल्यू मिलती है वहां तुमको एक मास स्पेक्ट्रम मिल जाता है। जो मास स्पेक्ट्रम मिलता है वो तुम्हारी इंटेंसिटी अपॉन m/z के बीच में एक ग्राफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रम। समझ आया? एक बार फिर देखो क्या था मैम, जब हमने प्रिंसिपल देखा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का तो भी रियलाइज कि इसका जो प्रिंसिपल है ना वो मास टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड है, और ये आयंस के मास टू चार्ज रेशियो के बारे में बताता है। तो अगर पहले भी कोई हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में होता है ना मैम, तो हम उसको पहले आयंस में कन्वर्ट करते हैं। आयंस में एक बार कन्वर्ट हो जाता है फिर हम उसका मास टू चार्ज रेशियो निकालते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमें उसको मास टू चार्ज रेशियो में कन्वर्ट करना है। इसके प्रिंसिपल्स बहुत सारे, इसके बेसिक स्टेप्स थे। पहला स्टेप था आयनाइजेशन, जिसमें हमने एटम को आयनाइज कर लिया, यानी कि उनको आयंस में कन्वर्ट कर लिया। डन। फिर हमारे पास अच्छा ये कन्वर्जन किसके थ्रू हुआ मैम, या तो आप इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन यूज कर लो या तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट यूज कर लो। फिर हमने बेटा यूज किया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में देखो क्या होता है मैम, जो आयंस मिले थे हमारे पास वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। जैसे ही एक्सेलरेट हो जाएंगे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही एक्सेलरेट हो जाएंगे उन सभी के पास
सेम तरीके की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दे ऑल विल हैव अ सेम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमें सेकेंड पॉइंट हमारे पास हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट था बेटा दैट वाज डिफ्लेक्शन, कि भाई डिफ्लेक्शन का क्या होता है। तो देखो आयंस पास थ्रू अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी आयंस थे ना वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास ऑन किए गए, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट के किसके बेसिस पर हुए, मास टू चार्ज रेशियो के बेस पर वो डिफ्लेक्ट हो गए। जो लाइट एलिमेंट थे हल्के से थे वो कम डिफ्लेक्ट हुए, जो हैवी वाले थे वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, और जब डिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास पहुंचे तो फाइनली डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट कर लिया, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिटेक्ट। डन। तो ये आपके पास 4 प्रोसीजर थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखो क्या होता है। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मतलब फ्रेगमेंट में तोड़ना। जैसे कि हमारे पास मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, अब ये बॉन्ड को मैंने सेम इधर भी तोड़ा। जैसे कि एक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ऐसे समझो। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, एक बॉन्ड बन गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा। इसको हम होमोलिटिक फिजन भी बोलते हैं। तो मान लो इसका मैंने करवा दिया होमोलिटिक फिजन। मान लो मैंने इसका होमोलिटिक फिशन करवाया। फिशन करवाने के बाद ये इधर टूटा, ये इधर टूटा। टूटने के बाद क्या बना मैम, टूटने के बाद CH3 पे एक रेडिकल रहेगा और इस वाले CH3 पे एक रेडिकल रहेगा। तो बेटा ये वाला जो CH3 रेडिकल है और ये वाला जो CH3 रेडिकल है, इसी को हम कंबाइन फॉर्म में क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझाया है मैंने, आगे की काफी सारी चीजें भी होती हैं इसमें, तो इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो देखो क्या होता है हमारे पास, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है ऑब्जर्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको सिर्फ और सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही तुमको मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट मिलता है। और मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में तुम्हारे जितने भी आयंस हैं या फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके के फ्रेगमेंट बनेंगे स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये केवल और केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए ही यूज की जाती है। उसके अलावा कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे बेटा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। जैसे कि कीटोन हो गया, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे कीटोन हो गया। कीटोन के अलावा बेटा एल्डिहाइड हो गया, देखो एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है। उसके अलावा बेटा आपके पास एस्टर हो जाएगा, एस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये सारे के सारे वो ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है वो केवल और केवल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज की जाती है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप जरूर होना चाहिए। समझ आया। फिर देखो इन दिस रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट में अ हाइड्रोजन एटम लोकेटेड एट द गामा पोजीशन। बेटा जो हाइड्रोजन एटम लोकेट होता है वो गामा पोजीशन पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगाया C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन कार्बन। अब C डबल बॉन्ड O के जस्ट साइड में जो कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है बेटा वो होता है अल्फा कार्बन। फिर से सुनो, कार्बोनिल कंपाउंड के डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद मैम ये आया बीटा और ये आया गामा। तो गामा पे जो भी हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैम, उसको हम बोलते हैं गामा हाइड्रोजन। और मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशन है ये बेटा, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशन है कि गामा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर मैक्लेफर्टी है तो मैक्लेफर्टी की कुछ कंडीशन है, मैं कहाँ लिखूं, मैं आगे यहाँ लिख देती हूँ। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की बेटा कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर, इन्हीं कंडीशन पे मैक्लेफर्टी वर्क करती है। कंडीशन नंबर 1 है गामा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। जो गामा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि गामा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा यहां पर ये है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। यहां पर तुम्हारी एक प्रकार की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, दीज आर द कंडीशंस फॉर द मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। पहली कंडीशन है कि गामा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, उसके अलावा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होना ही होना चाहिए, तभी वो रीअरेंजमेंट कौन सी होगी मैम, वो रीअरेंजमेंट मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होगी। अब ध्यान से सुनो, अ हाइड्रोजन एटम इज लोकेटेड एट द गामा पोजीशन, द थर्ड कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप। मैंने अभी बोला था
कार्बोनिल ग्रुप का तीसरा कार्बन जो होता है उसको हम बोलते हैं गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा उसको गामा हाइड्रोजन बोलेंगे, यानी कि गामा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। और वो जो गामा हाइड्रोजन होता है बच्चा, वो ट्रांसफर हो जाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। मान लो ये तुम्हारे पास कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, इसके थर्ड पोजीशन 1 2 3, यानी कि ये कौन सा कार्बन है मैम, ये गामा कार्बन है। और गामा कार्बन का बेटा जो हाइड्रोजन होता है ना, हम इसको फ्रेगमेंट करते हैं यानी इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है मैम, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। समझ आया? तो देखो बच्चे हम कहाँ पे थे, हमने देखा था कि मैम जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है उसका जो थर्ड कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं गामा कार्बन, और इस गामा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन हमारे पास है मैम वो होता है गामा हाइड्रोजन। और इस गामा हाइड्रोजन का मैम ट्रांसफर हो जाता है कहाँ भाई, ये गामा हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के पास जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है, एट द सेम टाइम, फिर उसी सेम टाइम पे द मॉलिक्यूल क्लीव्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, जो मॉलिक्यूल है वो अल्फा और बीटा कार्बन में क्लीव कर जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल में अल्फा और बीटा कार्बन क्लीव हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन फ्रॉम द कार्बोनिल, अल्फा और बीटा का मतलब है ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, यानी अल्फा बीटा के बीच में भी क्लीव हो जाता है, यानी कि ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, जिससे एक डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है और हमें स्पेसिफिक फ्रेगमेंट आयन बन जाता है। अब बेटा ये कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम हो भी जाएगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आई होप तुमने ये सब बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा। मैं आपको सिर्फ आंसर्स के बारे में ही डायरेक्टली बता पाऊंगी क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो बताना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं वीडियो बना दूंगी, आई विल क्लैरिफाई देम ऑल। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा और तुमने ये सब पढ़ रखा होगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है बेटा तो ये आंसर जरूर देख के जाना, जरूर ही देख के जाना, और अगली बार मेरे से पहले ही बोल देना कि मैम हमने ये नहीं पढ़ा है, पढ़ा दीजिए। और जो भी मैं कोर्स लॉन्च करूंगी, अगर आपके पास कोई भी ट्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे मैं हर एक चीज बहुत बेसिक से एडवांस तक समझाने वाली हूँ, हर एक टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, एक एक चीज आपकी मतलब पूरी केमिस्ट्री मैं संभालने वाली हूँ। तो अगर इस बार जो गलती की है अगली बार नहीं बच्चे, है ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके पूरे करियर का मामला है ये। किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो अब देखो ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा, इसको ढंग से करते जाओ और अगली बार के लिए प्रिपेयर करके जाना। जिसने पढ़ा है उसको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, देखो फिर हमारे पास होता है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब भी मैक्लेफर्टी करेंगे हमारे पास एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ही बनेगी, एंड मेकिंग इट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेडिक्टेबल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे ये सारे प्रोसीजर होते जाते हैं हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड एक्यूरेट रीअरेंजमेंट होती है। दैट इज़ वाई मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 2-ब्यूटेनोन। 2-ब्यूटेनोन जो है वो है हमारे पास C4H8O। इसी C4H8O को हम लिख कैसे सकते हैं मैम, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, लेट मी ट्राई विद अनदर पेन। मैम इसी को आप ऐसे लिख सकते हो दैट यू कैन से CH3 C00। ये C00 क्या है मैम, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CH2 CH3, ये आपके पास हुआ। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है मैम, सबसे पहले आपको गामा हाइड्रोजन देखना है। तो गामा हाइड्रोजन यहाँ पर कौन है मैम, देखिए ना, ये हमारे पास है अल्फा, ये हमारे पास है बीटा, ये हमारे पास है गामा, और गामा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन इस गामा हाइड्रोजन, तो ये तुम्हारा गामा हाइड्रोजन है। नाउ क्लीव किसके बीच में होगा, क्लीव होगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। ये देखो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बना है, अब इसी बॉन्ड को हम क्लीव कर देते हैं, इससे करती हूँ, इसी बॉन्ड को हम क्लीव कर देते हैं, जैसे कि ये इधर क्लीव हुआ। अब जैसे ये क्लीव हुआ, देखो क्लीव होके क्या बनाएगा, मैं इधर करती हूँ, जैसे ही क्लीव होगा हमारे पास मिलेगा CH3 एज इट इज, C00 एज इट इज, और एक रेडिकल मिला, ठीक है। और इधर क्या मिला मैम, इधर हमें मिला CH2 रेडिकल, और साथ ही में हमें यहाँ पर एक CH3 मिला। तो देखो क्या हुआ, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ मैम, देखिए हमारे पास एक CH3CO मिला। हाँ ऑब्वियसली CH3CO में यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि यहाँ पर इसका मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया था। इसकी जो M/Z की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, CH3CO यानी कि इस रिएजेंट की, या फिर आपसे मैं बोलूँ इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एसिटाइल आयन। तो ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट है, दिस इज एसिटाइल आयन।
अब एसिटाइल आयन की जो आपके पास M/Z की वैल्यू है दैट इज 43, ये है एसिटाइल आयन की M/Z आई है 43, और दूसरा हमें जो मिला है CH2। अब ये कैसे हुआ मैम? सबसे पहले आप ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करो। देखो इसको मैं आपको डिटेल में करके बताती हूँ। हमारे पास बचा था CH2 रेडिकल और CH3, इस CH3 को मैं चलो ऐसे लिख देती हूँ। अब यहाँ पर बेटा एक रेडिकल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे किया जाए? इसका फ्रेगमेंटेशन करने का एक तरीका है। क्या है वो तरीका? मैम ये देखिए ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तीनों में से मैम आप किसी भी एक बॉन्ड को क्लीव कर दो। कैसे? तो ये वाले बॉन्ड को अगर हमने यहाँ पर इन दोनों के बराबर बराबर क्लीव किया तो देखो क्या होगा। CH2 रेडिकल एज इट इज था, यहाँ पर जैसे ही हमने क्लीव किया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल आया। जैसे ही हाइड्रोजन को क्लीव करेंगे एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, और मैम हमारे पास जो हाइड्रोजन रेडिकल था वो अलग हट गया। फिर से देखो हमारे पास ये वाला आयन बचा था, हमने एक ही रेडिकल था, और जब 2 रेडिकल मिलते हैं तो वो मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास एक ये रेडिकल है, एक ये रेडिकल है, तो ये दोनों रेडिकल मिलेंगे और रेडिकल मिलकर आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर कोई बॉन्ड है तो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर मैं इस बॉन्ड की क्लीवेज करूंगी तो आपको 2 रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं मैम, हमारे पास ये यहाँ पे एक रेडिकल और आ जाए तो हम बॉन्ड बना लेंगे। रेडिकल कैसे आएगा? फ्रेगमेंट करके रेडिकल आएगा। तो देखो ये C और H के बीच का जो बॉन्ड था हमने ब्रेक करा, जैसे ही ब्रेक किया कार्बन 2 हाइड्रोजन है, एक रेडिकल है, और ये हाइड्रोजन रेडिकल बन के अलग हो गया। अब मैम आप देखिए यहाँ पर ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे। जैसे ही दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे मैम हमारे पास बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो पहले से ही था। यहाँ एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा मैम, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना और एक हाइड्रोजन रेडिकल अलग निकल गया। तो देखो क्या बना मैम, पहले हमारा पास एसिटाइल आयन बना था दैट इज CH3CO पॉजिटिव, जिसका M/Z की वैल्यू 43 थी, और मैम इसके थ्रू हमने एक और रेडिकल बनाया जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो ये तुम्हें जो मिला है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को क्या बोलेंगे? इथाइलीन। यानी कि हमें यहाँ पर ये क्या मिला है? हमें ये मिला है इथाइलीन। ये हमें 2 चीजें मिली, और इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये सब करना ही क्या होता है? ये सब करना ही तुम्हारे पास फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दिस ऑल इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड। जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो बेटा ये आपके पास पूरा एग्जाम्पल है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का। क्वेश्चन अगर आता है मैक्लाफर्टी का तो तुम ये एग्जाम्पल लिख के आना, तो मेरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे, क्योंकि काफी बच्चे ये स्किप करेंगे, रट के जाएंगे। तुम रट के मत जाना, तुम समझ के जाओ सारी चीज। एज इट इज लिखोगे तुम्हें देखना बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलो एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, और जो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास दैट इज 2-हेक्सानोन। अब 2-हेक्सानोन कैसे बन सकता है मैम? दिस इज CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ एक और CH2 है, और यहाँ से लगा हुआ मैम एक और हमारे पास CH3 है। तो बेसिकली हमें ये पूरा कंपाउंड मिला। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या है मैम? अल्फा कार्बन है यहाँ पर CH2 नेक्स्ट टू C+O, यानी कि C+O के अगला वाला CH2, ये वाला क्या है मैम? ये वाला हमारे पास अल्फा कार्बन है। बीटा कार्बन भाई क्या है मैम? ये वाला जो कार्बन है वो हमारे पास बीटा कार्बन है। ये वाला क्या है मैम? ये वाला हमारे पास गामा कार्बन है। यहाँ पे CH3 कर लेना, गलत लिखा है ये। ठीक है, ये गलत लिखा है, CH3 कर लेना इसको। ये C+O के जस्ट पास वाला कार्बन मैम अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन गामा कार्बन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ। अब इसी को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसको लिखने का एक और तरीका भी है। इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। देखो कार्बन जो कि 3 हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है। अब मैम सबसे पहले हम क्या करें, हम क्या करने की कोशिश करें? देखो बच्चा, अगर तुम सबसे पहले अलग करोगे तो देखो स्टेप सबसे पहले वाला है कि द गामा हाइड्रोजन फ्रॉम द CH2 ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, जब हम क्लीव करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी तुम क्लीव करोगे सबसे पहले क्लीवेज करवाओगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। कहीं लिख देती हूँ, सबसे पहले जो क्लीवेज होगी वो किसकी होगी? क्लीवेज मतलब तोड़ना, फ्रेगमेंट बनाना। सबसे पहली जो क्लीवेज होगी वो होगी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। अगर तुम्हें कोई लोन पेयर दिखे, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिखे, सबसे पहले उसको तोड़ के अलग कर दो।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद बेटा आप ब्रेक करोगे पाई बॉन्ड को, अगर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है उसको ब्रेक कर दो, और फिर सबसे लास्ट में तुम्हें ब्रेक करना है सिग्मा बॉन्ड को। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम लास्ट में हम ब्रेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड को। क्यों ऐसा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही एनर्जी की जरूरत होती है जितनी नहीं होती हमारे पास। तो सिग्मा बॉन्ड को जब कोई ऑप्शन नहीं मिले, कुछ भी अवेलेबल ना हो, तब ब्रेक करना है, उससे पहले ब्रेक मत करना। तो सबसे पहले भाई हम अपने लोन पेयर को हटाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे हटेगा। मैम ये CH3 एज इट इज रहने देते हैं, CH2 और जैसे ही मैम हम इसको हटाएंगे ना, हमें यहाँ पर एक O और एक हमें पॉजिटिव मिलेगा। बेसिकली हमें ये इसका फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास CH2 और फिर यहाँ पर आ गया CH3। अब हम क्या करेंगे मैम, अब हमारे पास बेसिकली ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका हम फ्रेगमेंट करेंगे। जैसे ही फ्रेगमेंट करेंगे ये हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो अलग हो जाएगा और अलग होके ऑक्सीजन के पास जाकर के चिपक जाएगा। हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से अलग होगा, अलग लेके रह के इसके पास चिपक जाएगा। फिर जैसे ही अलग रह के चिपकेगा यहाँ पर तुम्हें एक रेडिकल मिल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा और ये पूरा फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। देखो क्या होता है, हमारे पास क्लीवेज हो जाती है बिटवीन अल्फा और बीटा कार्बन। ये जो अल्फा और बीटा कार्बन है इनके बीच में फिर हमारे पास क्लीव हो जाएगा, और जैसे ही क्लीव होगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 COO पॉजिटिव, CH3 CH2 COO पॉजिटिव, यानी कि प्रोपायोनाइल एनायन मिला, जिसका प्रोपायोनाइल आयन मिला, जिसका M/Z रेशियो हमारे पास क्या है मैम, M/Z रेशियो 57 है। और इसी के साथ में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपीन। तो कभी भी जब तुम मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट करवा रहे होगे, तुम्हें एक कैटायन का फॉर्मेशन होगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और इसी का M/Z रेशियो तुमको निकालना होगा। अब बेटा मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, जल्दी जल्दी आपकी वीडियो खत्म करवानी है क्योंकि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। तो हम कभी और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब हमारे पास इसकी चांस आएगा। अभी के अभी तुम सिर्फ इसको इतना कर लो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इतना करना। और जितने तुम लोगों ने नोट्स बनाए हो उनको बहुत प्रॉपरली पढ़ लेना। ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं पढ़ के जाना, आएगा ज़रूर, फंसेगा ज़रूर, पढ़ के ही जाना। तो बेटा ये सारी चीज़ें किस में होती है मैम, ये सब होता है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि कम टाइम में जितना हो सका मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हारा कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। चलो ये हमारे पास हो गया वो वाला क्वेश्चन जहाँ पर हमने डिस्कशन किए थे किस किस के बारे में मैम, मैक्लेफर्टी का आपने एक्सप्लेनेशन दिया। उसके अलावा मैम आपने हमें एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल लिखना था। अच्छा बेटा मैं क्या सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि तुम लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो आई वॉज थिंकिंग कि एक लाइव क्लास कंडक्ट करें जिसमें मैं तुम लोगों से बातें करूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक है जो तुम लोगों के क्लियर नहीं हो पाए। अगर मुझे ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं उस लाइव क्लास में ही, तुम लोग मुझे कुछ कुछ टॉपिक बता सकते हो कि आप लोगों के जो बिल्कुल नहीं क्लियर हुए और हम जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ सकते हैं, मुझे वो टॉपिक बताना। लाइव क्लास में ही हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आया तो मैं तुम्हें इमीडिएटली उसका आंसर बता दूं, या कोई टॉपिक मैं तुम्हें समझा दूं, या इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, तुम्हारी कोई परेशानी हो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कुछ भी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो मैं दूर कर सकूँ, तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसके लिए एक लाइव क्लास कर सकती हूँ। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ऐसी क्लास का आपके पास अभी टाइम है या नहीं है। ये तो मैंने बस, मेरे मन में एक आइडिया आया तो मैं बस अपना आइडिया तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, लाइक वेदर आई शुड डू और नॉट। तो अगर तुम्हारे पास डाउट्स हैं, तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, या तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चंस हैं, या कहीं भी किसी भी फेज में अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताना। मैं एक लाइव क्लास कंडक्ट करूँगी जिसमें हम सब आराम से बैठ के बातें करेंगे, जितनी भी चीज़ें डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करेंगे, और कोई भी टॉपिक तुमको नहीं आ रहा होगा वो टॉपिक मैं बताऊँगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर बच्चों के, अच्छे खासे बच्चों के मैसेजेस या रिप्लाई मिलते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। इतना करके जाओ, लास्ट मोमेंट के लिए इससे ज़्यादा मत भागो, ठीक है, फाइन, जितना हो गया अच्छे से करके जाओ इतना। तो चलो क्वेश्चन 1 हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, एक्सप्लेन द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें बोला है कि भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हमें फ्रेगमेंटेशन बता दो एग्जाम्पल्स के साथ। ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, मैंने फ्रेगमेंटेशन तुमको मैक्लेफर्टी में अभी बताया, उसी को देखो बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेगमेंटेशन बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पार्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि आयन और न्यूट्रल फ्रेगमेंट में देखो
यहाँ पर तुम्हारा इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल था जो कि एक आयन और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया। इतना बड़ा सा कंपाउंड इस आयन और इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, इसको क्या बोलेंगे मैम? इसी को तो हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या होगा बेटा? ये तुम्हारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें आयंस और न्यूट्रल फ्रेगमेंट में ये ब्रेक हो जाता है आफ्टर इट इज आयनाइज। ठीक है, These fragment ions are detected by the mass spectrometer। इन fragment ions को mass spectrometer के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं and help in determining the structure of the original molecule। और जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो ये बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करता है, बहुत जनरल प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे। जो पहला प्रोसेस है बच्चा, दैट इज योर आयनाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। आयनाइजेशन में क्या होता है मैम? द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो कोई गैसियस एटम है, अब इसमें मैंने आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया मैम? ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो गैसियस एटम यहाँ पर आयन में कन्वर्ट हुआ, कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये गैसियस एटम एक आयन में कन्वर्ट हो गया है। क्या बना रहा है? फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। तो पहला प्रोसेस तो था आपका आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन के बाद देखो अगला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। एक बार आयोनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन के बाद हम करवाएंगे फ्रेगमेंटेशन। एक और चीज मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या कराया? सबसे पहले मैंने यहाँ पर करवाया तुम्हारे पास आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन के बाद अब जो प्रोसेस अगले होंगे उनको बोलोगे तुम फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आयनाइजेशन हुआ और आयनाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या? द मोलिकुलर आयन इज ऑफन अनस्टेबल। अब देखो आयन है बेटा, तुम्हारी लाइफ में कभी भी तुम अगर ये पढ़ना कि कोई आयन है तो वो आयन हमेशा अनस्टेबल रहता है। किसी के ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो तुम्हारे जो मोलिकुलर आयन है वो अक्सर अनस्टेबल होते हैं और ब्रेक बॉन्ड्स इनटू स्मॉलर आयंस, और जो बॉन्ड्स को बेसिकली स्मॉलर आयंस में, छोटे छोटे आयंस में या न्यूट्रल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे मैम? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। फिर देखो लास्ट में क्या होता है मैम? जो थर्ड स्टेप है हमारे पास उसमें डिटेक्शन होता है। कैसे? द चार्ज फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। जो फ्रेगमेंट हो गए हैं अलग, उनको हम उनके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे। जैसे जो लाइटर एलिमेंट होता है वो कम डिफ्लेक्ट होगा, हैवियर एलिमेंट ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बेसिकली हमने क्या किया मैम? हमने सेपरेट आउट कर दिया। तो किसके बेसिस पर? उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर। जैसे जैसे हमने मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट आउट किया और फिर हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे कि भैया मास स्पेक्ट्रम में तुमको क्या स्पेक्ट्रम मिला है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर्स थे बेटा। अब देखो कि टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या है। जो फ्रेगमेंट होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो सबसे पहला बेटा आपका आता है सिंपल बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर देना, चाहे होमोलिटिकली करो या हेट्रोलिटिकली करो। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये तुम्हारे पास बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ऐसे और ऐसे टूट गया। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको तुम बोलोगे होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको मैम? इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब दोनों को बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे या रेडिकल दे दो, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। डन। अच्छा हेट्रोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है? मान लो CO है, मान लो C डबल बॉन्ड O है। अब जो ऑक्सीजन है बच्चे वो तुम्हारे पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेगी। अब जैसे इसने सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, इसके पास आ गया हमारे पास निगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना, खींच लिया तो निगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही रह गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे? इस क्लीवेज को बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जब किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, और दोनों के पे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन जाएं दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है मैम? सबसे पहले हमने हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है दैट इज सिंगल बॉन्ड क्लीवेज या फिर होमो या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पर क्या होता है? वन बॉन्ड ब्रेक्स, एक बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, एंड एक फ्रेगमेंट आयन का प्रोसेस एक बेसिकली एक फ्रेगमेंट आयन को प्रोड्यूस करता है और एक न्यूट्रल पार्ट को प्रोड्यूस करता है। एक फ्रेगमेंट आयन और एक न्यूट्रल पार्ट को ये प्रोड्यूस करता है।
जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। तो ये जो मोलिकुलर आयन बना वो क्या बना मैम? जो मोलिकुलर आयन बना वो बना CH2OH, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया जिसका M/Z का रेशियो 31 है। और मैम जो रेडिकल मिला न्यूट्रल वाला वो हमें मिला CH3 रेडिकल, ये हमें मिला रेडिकल और ये मैम मिला हमें आयन। तो बेसिकली ये इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन, जिसमें सिंगल बॉन्ड क्लीवेज का हमने सिंपल बॉन्ड क्लीवेज का यूज किया। फिर आता है अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज में हम अल्फा बॉन्ड को क्लीव करते हैं। यहाँ पर आप अल्फा कार्बन पे ही हमेशा क्लीव कराओगे। अल्फा कार्बन मतलब क्या? कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, यानी कि पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और हमेशा क्लीवेज अल्फा कार्बन की ही होती है अल्फा क्लीवेज में। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एडजेसेंट टू अ फंक्शनल ग्रुप, स्पेशली नेक्स्ट टू अ कार्बोनिल। जब भी किसी कार्बोनिल या हेटेरो एटम का जस्ट साइड वाला कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और यहाँ अल्फा कार्बन की ब्रेकिंग करवाई जाती है। जैसे कि एसीटोन है हमारे पास CH3COCH3, इसी को मैं ऐसे लिख देती हूँ CH3COCH3। अब ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट अगला कार्बन जो होगा उसको क्या बोलेंगे मैम? उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर क्या हुआ? अल्फा कार्बन का क्लीव करवाया। जैसे ही तुमने इस अल्फा कार्बन का क्लीव करवाया हमें क्या मिला? हमें मिला CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये मिला एसिटाइल आयन और दूसरा हमें बच्चे मिल गया CH3 रेडिकल। तो इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे अल्फा क्लीवेज। दिस इज गॉन बाय अल्फा क्लीवेज। तो अल्फा क्लीवेज ये पूरी की पूरी हुई है। अब ये ऐसे असाइलियम आयन है जिसका मास बाय चार्ज रेशियो 43 है और यहाँ पर हमें रेडिकल मिला दैट इज CH3 रेडिकल। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है मैक्लाफर्टी। मैक्लाफर्टी को तो अभी हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन है जिसमें ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है किसका मैम? गामा हाइड्रोजन का। याद रखना गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर इन्वॉल्व है और क्लीवेज कहाँ होती है? एक कार्बोनिल ग्रुप के पास होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होना भी नेसेसरी है। नेक्स्ट देखो बच्चा, रेट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन। रेट्रोडिलसेल्डर भी इंपॉर्टेंट है, RDA से भी बोला जा सकता है। ये एक तरीके का स्पेशल फ्रेगमेंटेशन होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर एग्जाम में आए कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए स्पेशल फ्रेगमेंट कौन सा है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो स्पेशल फ्रेगमेंट है दैट इज रेट्रोडिलसेल्डर रिएक्शन, स्पेशली दोज विद डबल बॉन्ड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सीन हो गई, ये देखो आपके पास साइक्लोहेक्सीन हो गई इस तरीके की, या फिर ये तो बेंजीन हो गई, आपके पास इस तरीके की साइक्लोहेक्सीन हो गई। आपके पास बेंजीन का यूज किया जा सकता है, साइक्लोहेक्सीन का यूज किया जा सकता है, इसके कई सारे डेरिवेटिव्स का आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ऐसी रिंग लेनी है जिनके पास डबल बॉन्ड होने चाहिए। और फ्रेगमेंट किसमें होता है मैम? स्मॉलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ओके, तो दीज वर द 2 क्वेश्चंस जहां पर हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी है। याद रखना बच्चा, ये आपकी मास खत्म हो गई। हमारे आई थिंक 3-4 क्वेश्चन बचे होंगे, अगली वीडियो में मैं उनको भी खत्म करवा दूंगी। जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। एंड मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना किस किस को एक नॉर्मल लाइव सेशन चाहिए। अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो रखते हैं, अदरवाइज जितना मैंने करवाया है उतना मोर देन इनफ है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक और अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।